स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, चलिए हम अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बुलियन लॉजिक। इन दिस पेंडेमिक वी आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो 3 रूल्स। फर्स्ट, ऑलवेज wears a mask. Second, maintain social distancing. And third, frequently wash your hands. I hope you all are stay with us and I will get your great support. तो चलिए अगला चैप्टर शुरू करते हैं जो हमारे प्रीवियस चैप्टर डाटा रिप्रेजेंटेशन से जुड़ा हुआ। तो हमारा अगला चैप्टर शुरू हो रहा है जो कि एक्चुअल में है बुलियन अलजेब्रा, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग बुलियन लॉजिक के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारे क्लास 11th के बुक में 3rd चैप्टर है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद से हम पढ़ेंगे कि गेट्स क्या होते हैं, ये नया टर्म आ रहा है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल गेट्स कौन कौन से होते हैं और उन फंडामेंटल गेट्स को पढ़ेंगे, जैसे कि पहला फंडामेंटल गेट है एंड, दूसरा फंडामेंटल गेट है और तीसरा हमारा फंडामेंटल गेट्स होता है नॉट। यही 3 गेट हमारे फंडामेंटल गेट्स होते हैं और बाकी जितने भी गेट्स होते हैं हमारे इन 3 फंडामेंटल गेट से मिलकर के बनते हैं। चलते हैं कुछ कंप्यूटर रिलेटेड टर्म पढ़ते हैं। जैसे पहला टर्म आया था बिट यानी कि बाइनरी डिजिट को हम बिट बोलते हैं और बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज करता है और इस बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही सिंबल होते हैं, 0 एंड 1। 0 के बारे में हमने बताया था, 1 के बारे में बताया था कि यह ऑन ऑफ, ट्रू, फॉल्स, यस, नो होते हैं। इन्हीं बाइनरी डिजिट को हम बिट बोलते हैं, यानी कि बिट का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट होता है। हालांकि इंग्लिश वर्ड में एक शब्द होता है बिट्स, जिसका अर्थ होता है थोड़ा सा। जैसे अगर हम आपसे कहें कि क्या आप थोड़ा घिसकेंगे, तो उसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं कैन यू हैव मूव अ बिट। डिजिटल कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन हम इन ग्रुप्स ऑफ बिट्स के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला टर्म आ रहा है प्रोग्राम। प्रोग्राम की डेफिनेशन आप लोगों को पहले से पता है, हालांकि एक लाइन की डेफिनेशन यहाँ है, देख लीजिए। A sequence of instruction for the computer is called program. The data that manipulated by the program constitutes the database. एक प्रोग्राम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर को दिया जाता है और जिस प्रोग्राम के माध्यम से हम डाटा को मैनिपुलेट करते हैं और एक डाटाबेस बनता है। अगला टर्म आ रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में आप लोगों को पहले से पता है कि कंप्यूटर सिस्टम के वे कंपोनेंट जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर मेनली 3 कंपोनेंट में डिवाइडेड होता है। पहला इनपुट, दूसरा सीपीयू और तीसरा आउटपुट। मेन हमारा जो सीपीयू होता है वो भी मेजर 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला होता है एलयू, जिसके द्वारा हम अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। दूसरा पार्ट होता है सीयू, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर के ओवरऑल प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। इनपुट लेना, एलयू के पास भेजना, एलयू के पास प्रोसेसिंग के बाद से उसे रिसीव करना, मेमोरी यूनिट में सेव करना और आउटपुट डिवाइसेस पर भेजना, यह सारा काम सीयू करता है। और प्रोसेसिंग के दौरान जो डाटा या इंस्ट्रक्शन होते हैं उसे टेम्पररी स्टोर करने के लिए हम मेमोरी यूनिट का यूज करते हैं। चलते हैं अगला टर्म देखते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न्ड विद द वे द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑपरेट एंड द वे दे आर कनेक्टेड टुगेदर द फॉर्म ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वह कंसर्न है जिसके द्वारा हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट काम करते हैं और यह उस तरीके को रिप्रेजेंट करता है कि वह कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और मिलकर के एक कंप्यूटर सिस्टम बनाएंगे। सिस्टम शब्द बहुत ही व्यापक शब्द होता है। सिस्टम की डेफिनेशन होता है ऑल द रिलेटेड कंपोनेंट
वर्किंग टुगेदर टू अचीव ए कॉमन गोल। जैसे मान लीजिए कि हम आपको टेलीविजन दे दें तो आप टेलीविजन नहीं देख पाएंगे, उसके लिए उससे रिलेटेड कुछ कंपोनेंट चाहिए, जैसे कि सेटअप बॉक्स चाहिए, एंटीना चाहिए, स्टेबलाइजर चाहिए, रिमोट चाहिए। तो टेलीविजन के ये रिलेटेड कंपोनेंट होते हैं, ये सभी मिल करके अलग अलग काम करते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं। उसी तरीके से मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर एटसेट्रा जितने भी कंपोनेंट होते हैं वह एक साथ अलग अलग काम करते हैं और मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हम हार्डवेयर कैसे ऑपरेट होंगे और कैसे वह एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, क्योंकि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनका फंक्शन अलग अलग होता है, अलग अलग काम करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही होता है। चलते हैं अगले टर्म को देखते हैं, कंप्यूटर डिजाइन। जब कभी कोई कंप्यूटर डिजाइन करना होता है तो सबसे पहले उसका स्पेसिफिकेशन बनाया जाता है कि इस प्रकार के कंप्यूटर में क्या क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि हमें एक गेमिंग पीसी चाहिए, तो एक गेमिंग पीसी के लिए क्या क्या कंपोनेंट रहेंगे, क्या क्या हमारे ग्राफिक्स कार्ड रहेंगे, क्या क्या हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट रहेंगे, प्रोसेसर कौन सा रहेगा, बोर्ड कौन सा रहेगा, हार्ड डिस्क कैसी रहेगी। यह स्पेसिफिकेशन जब फॉर्मुलेट होता है तो जो कंप्यूटर डिजाइनर होते हैं उन स्पेसिफिकेशन के लिए तय करते हैं कि उस तरह के सिस्टम को डेवलप करने के लिए हार्डवेयर कौन कौन से लगेंगे और उसके अनुसार वह डिजाइन करते हैं और फाइनली नेक्स्ट स्टेप में जाता है। कंप्यूटर डिजाइन में पहले स्पेसिफिकेशन डिजाइन किया जाता है कि इस तरह के कंप्यूटर को डेवलप करने के लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन होंगे, रैम कितना होगा, रोम कितना होगा, ग्राफिक्स कार्ड, मेमोरी कार्ड एटसेट्रा। यह जब फॉर्मुलेट हो जाता है तो यह सारी चीजें कैसे डेवलप होंगी, यह सारा काम कंप्यूटर डिजाइन के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगला टर्म देखते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जब हमारा कंप्यूटर डिजाइन का एक स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट हो गया तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम अपने कंप्यूटर का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे और उसका बिहेवियर डिफाइन करेंगे कि यह किस तरह से काम करेगा। जब यह कंप्यूटर बन करके यूजर के पास जाएगा तो वो कैसा दिखाई देगा और उसके लिए इंफॉर्मेशन फॉर्मेट्स, इंस्ट्रक्शन सेट और एड्रेसिंग मेमोरी की इस तरह के कंप्यूटर में मेमोरी कैसे सेव होगी, कैसे एक्सेस होगा, ये सारी चीजें डिजाइन करना कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंतर्गत आता है। तो ये थी कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक। चलते हैं हम गेट्स के बारे में पढ़ते हैं। गेट्स एक नया शब्द आ रहा है जिसे हम लॉजिकल गेट्स कहते हैं। यह ऐसे गेट्स होते हैं जो हमारे बाइनरी वेरिएबल को डील करते हैं। इन बाइनरी वेरिएबल को डील करने के लिए हम इस लॉजिक गेट के माध्यम से हम बाइनरी वेरिएबल को डील्स करते हैं और उनको ऑपरेट करते हैं और ऑपरेशन के दौरान उस गेट के आउटपुट को हम अलजेब्रिक फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप लोगों ने पिछले चैप्टर में डाटा रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, कन्वर्जन पढ़ा, फिर उसके बाद से लास्ट में आप लोगों ने एडिशन पढ़ा, तो आप लोग एडिशन का प्रैक्टिस किए। उसी तरह से यह लॉजिकल गेट्स एक तरह से सर्किट होती हैं जिनमें हम बाइनरी सिग्नल इनपुट करते हैं और आउटपुट मिलता है। तो जो आउटपुट मिलता है उसे हम अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनरी लॉजिक डील्स with the binary variables with operation that assume a logical meaning. It is used to describe in algebraic form or tabular form. The manipulation of binary information is done by logic circuit is called gates. जो हमारे बाइनरी वेरिएबल का मैनिपुलेशन होता है, ऑपरेशन होता है, वह एक सर्किट द्वारा होता है और यह सर्किट लॉजिक सर्किट होती है, यानी कि हमारे तर्क के आधार पर होती है, हमारे
दी गई कंडीशन के आधार पर, जिसमें हमारे कंडीशन का रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, क्योंकि बाइनरी में तो यही ट्रू फॉल्स 0 1 वैल्यूज होते हैं। और यह गेट जो होता है एक हार्डवेयर का ब्लॉक होता है जो कि सिग्नल प्रोड्यूस करता है 0 और 1 के फॉर्म में। यह ऐसा लॉजिक सर्किट होता है या ऐसा हार्डवेयर सर्किट होता है जिसमें हम बुलियन वैल्यू इनपुट करते हैं और उसे मैनिपुलेट करता है और आउटपुट के रूप में भी 0 और 1 की वैल्यू ही देता है। अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर गेट की डेफिनेशन, चूंकि गेट्स पहली बार आया है तो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, अगले स्लाइड पे क्लियर हो जाएगा। आते हैं अपना फंडामेंटल गेट्स पढ़ते हैं, जिसमें पहला हमारा फंडामेंटल गेट है एंड गेट। हमारा फंडामेंटल गेट है और यहाँ स्लाइड पर बहुत सारी चीजें दी गई हैं, हालांकि सब एक दूसरे से रिलेटेड है और काफी आसान है। आप इस स्लाइड को देख करके घबरा रहे होंगे, चलिए समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ जो गेट है पहला फंडामेंटल गेट, उसका नाम एंड है और इसे ग्राफिक्स के रूप में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ध्यान से देख लीजिए, यह 3 साइड से रेक्टेंगल जैसा है और अगले साइड पर कर्व है और इसमें 2 सिग्नल इनपुट की गई है और 1 सिग्नल आउटपुट के रूप में निकला है। चलते हैं, यहाँ एक हमने अपने हाथ से आपको एंड बनाने के लिए एक डायग्राम डिजाइन किया है जो कि नेट पे नहीं मिल रहा था। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है और यहाँ से हम सिग्नल 2 ठे इनपुट कर रहे हैं और बीच में 2 स्विचेस लगे हैं। जब हम इस स्विच को दबाएंगे और इस स्विच को दबाएंगे तो ये बल्ब जलेगा। अगर इस स्विच को दबाएंगे और इस स्विच को नहीं दबाएंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। इस स्विच को दबाएंगे, इसको नहीं दबाएंगे तो नहीं जलेगा, या दोनों को नहीं दबाएंगे तो भी बल्ब नहीं जलेगा। चलते हैं, यहाँ ऊपर एक कंडीशन लिखा गया है। जैसे मान लीजिए कि आपके साथ एक कंडीशन दी गई है, आपके पास एक डाटाबेस है और उस डाटाबेस में से नाम सर्च करना है कि नाम मोहन होना चाहिए और वह रहने वाला लखनऊ का होना चाहिए। हमारे सामने 2 कंडीशन है कि नेम शुड बी मोहन एंड सिटी शुड बी लखनऊ। जब हम डाटाबेस से रिकॉर्ड फेच करेंगे और उसे मैच कराएंगे तो मान लीजिए कि नाम मोहन है या नाम मोहन नहीं है, यही 2 कंडीशन होगी। डाटाबेस से किसी रिकॉर्ड को रीड करेंगे और नाम की चेकिंग करेंगे तो कंडीशन यह सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी, यही 2 केसेस होंगे। फिर उसका सिटी चेक करेंगे तो हो सकता है कि वो लखनऊ का होगा या नहीं होगा। तो पहला कंडीशन नेम इक्वल टू मोहन को हम ए मान लेते हैं, दूसरे कंडीशन सिटी को हम बी मान लेते हैं और इन दोनों को ज्वाइन किया गया है एंड से। एक कंडीशन हो गया नेम शुड बी मोहन, जिसका रिजल्ट या तो 0 होगा या 1 होगा। दूसरा कंडीशन है सिटी इक्वल टू लखनऊ, जिसका रिजल्ट या तो 0 होगा या 1 होगा और दोनों को एंड से जोड़ा गया है। इसका मतलब कि नाम जब मोहन आएगा और सिटी जब लखनऊ आएगा उसी रिकॉर्ड को लेना है। तो यह एक कंडीशन को हम ए स्विच मान लिए, बी कंडीशन को हम बी स्विच मान लिए। अगर ए स्विच खुला है यानी कि यहाँ 0 है, यानी कि यह कंडीशन फॉल्स है। बी स्विच खुला है यानी कि यह कंडीशन फॉल्स है, तो हमें रिजल्ट नहीं चाहिए। दूसरा केस, मान लेते हैं कि उसका नाम मोहन नहीं है लेकिन रहने वाला लखनऊ का है, यानी कि यह स्विच खुली है और यह स्विच बंद हो गई है, तो भी यह बल्ब नहीं जलेगा। केवल सिटी लखनऊ होने से उस रिकॉर्ड को नहीं लेना है क्योंकि उसका नाम भी मोहन होना चाहिए। तीसरा, मान लेते हैं कि उसका नाम मोहन है यानी कि यह स्विच बंद है और उसका सिटी लखनऊ नहीं है यानी कि यह खुला हुआ है, तो भी यह बल्ब नहीं जलेगा। और ऐसे रिकॉर्ड नहीं लेना है कि नाम मोहन हो, उसका सिटी भी लखनऊ होना चाहिए। तीसरी जो पॉसिबिलिटी हो सकती है उसमें नाम मोहन भी हो सकता है और
सिटी लखनऊ भी हो सकता है, यानी कि यह स्विच बंद हो गया, यह स्विच बंद हो गया तो यह बल्ब जल गया। यानी कि नाम मोहन मिल गया, सिटी लखनऊ मिल गया, तो ऐसे रिकॉर्ड चाहिए और बाकी केसेस में नहीं चाहिए। इसी एक्सप्रेशन को जो यहाँ कंडीशन लिखा गया है, नेम इक्वल टू मोहन, सिटी इक्वल टू लखनऊ, यहाँ जो सर्किट डायग्राम दिया गया है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ एक टेबल बना हुआ है जिसे हम ट्रुथ टेबल बोलते हैं। ट्रुथ टेबल इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट द ट्रू बूलियन ऑपरेशन वैल्यू थ्रू ए टेबुलर फॉर्म। यहाँ हमने एक ट्रुथ टेबल बनाया है जो हमारे लॉजिकल गेट के सही पोजीशन को दर्शाएगा। जैसे यहाँ A और B हमारे इनपुट सिग्नल हो गए, जैसे यहाँ हमने A मान लिया है, यहाँ हमने B मान लिया है, तो एक कंडीशन A हो गई, दूसरी कंडीशन B हो गई। जैसे यहाँ स्विच हमने बनाया है, A स्विच यहाँ हो गया, B स्विच यहाँ हो गया, और उसके आधार पर यह बल्ब या ओवरऑल रिजल्ट या इस सिंबल में जो वैल्यू आने वाली है वो रिप्रेजेंट की जाने वाली है। यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ दो कंडीशन है A और B, और इसके आधार पर यहाँ रिजल्ट आने वाला है। यहाँ एक कंडीशन है ये और दूसरी कंडीशन है ये, और इन दोनों के आधार पर रिजल्ट आने वाला है। चलते हैं इस ट्रुथ टेबल को समझते हैं। यहाँ जो हमारे पास कंडीशन है वह दो है, A और B, और हमारा ओवरऑल इन्हीं दो कंडीशन पर हमारा रिजल्ट डिपेंड करने वाला है। तो यहाँ कंडीशन है दो और इनके जो स्टेट हैं वो भी दो हैं, इनका मान या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो इस ट्रुथ टेबल में जो रो बनेंगे वह 2 to the power 2 बनेंगे, यानी कि कंडीशन भी दो है और हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएबल दो ही है, क्योंकि यह बाइनरी वैल्यू है, बाइनरी वैल्यू का बेस 2 होता है और दो ही कंडीशन है, तो 2 to the power 2 यानी कि 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो पहला कॉम्बिनेशन यह है, दूसरा कॉम्बिनेशन यह है, तीसरा कॉम्बिनेशन यह है और चौथा कॉम्बिनेशन यह है। इस ट्रुथ टेबल को ध्यान से समझ लीजिए तो आगे आने वाले कंडीशन या ट्रुथ टेबल आसानी से समझ जाएंगे। चलते हैं, देखते हैं। पहला कंडीशन 0, A का मान 0 कब होगा? जब यह स्विच खुला रहेगा और यह कंडीशन फॉल्स होगी। दूसरा भी कंडीशन 0, जैसे कि यह कंडीशन फॉल्स हो गई और यह भी खुला हुआ है। जब हम डाटाबेस से रिकॉर्ड फेच कर रहे हैं तो हो सकता है कि नाम भी मोहन ना हो और सिटी भी लखनऊ ना हो। तो जब नाम मोहन नहीं है तो पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, दूसरी कंडीशन भी फॉल्स हो गई। जब दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो रिजल्ट फॉल्स हो गया, क्योंकि न नाम मोहन है न सिटी लखनऊ है। दूसरे कंडीशन में चलते हैं। दूसरा में पहला कंडीशन फॉल्स हो गया है और दूसरा ट्रू हो गया है, लेकिन यह दोनों कंडीशन तो एंड से ज्वाइन है, इसलिए रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स होगा। एक के सही होने से हमारा रिजल्ट सही नहीं होने वाला है। तीसरा पॉसिबिलिटी, मान लेते हैं कि नाम मोहन है और लेकिन सिटी लखनऊ नहीं है, तो रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स होगा। नाम लखनऊ हो गया यानी कि यह स्विच बंद हो गई, सिटी लखनऊ हो गया यह भी स्विच बंद हो गई, तो रिजल्ट बंद हो गई। नाम लखनऊ हो गया, सिटी लखनऊ हो गया, तो हमें ऐसे ही रिकॉर्ड चाहिए जैसे कि यह दोनों स्विचेस बंद हो गई तो बल्ब जल गया। पहले नहीं जल रहा था, 0 था, जल गया, 1 हो गया। यहाँ इस टेबल को ध्यान से देखिए, हमारे A और B हमारे इनपुट कंडीशन है और दो कंडीशन के आधार पर 2 to the power 2 यानी कि 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। पहला कॉम्बिनेशन 0 0, दूसरा कॉम्बिनेशन 0 1, तीसरा कॉम्बिनेशन 1 0 और चौथा 1 1। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ जो यह कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, पहला 0 का बाइनरी है, दूसरा 1 का बाइनरी है, तीसरा 2 का बाइनरी है और चौथा 3 का बाइनरी है। तो इस ट्रुथ टेबल को हम ध्यान से देखें तो हम यही पाते हैं कि जब हम किसी दो कंडीशन को एंड से जोड़ते हैं तो रिजल्ट तभी ट्रू होता है जब इनपुट की गई सारी कंडीशन ट्रू होती है, बाकी सारी केसेस में हमारा रिजल्ट फॉल्स होता है।
तो यह जो इनपुट कंडीशन थी ए और जो इनपुट कंडीशन थी बी, जिसके आधार पे यह रिजल्ट आ रहा है, तो इस रिजल्ट को हम अलजेब्रिक फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं R इक्वल टू A डॉट बी। यहाँ जो रिजल्ट आया है वो इनपुट कंडीशन का डॉट प्रोडक्ट है, जैसे 0.0 0, 0.1 0, 1.0 0, 1.1 1। तो हम एंड लॉजिकल गेट से दो लॉजिकल कंडीशन को ज्वाइन करते हैं और रिजल्ट तभी ट्रू होता है जब इनपुट की गई सारी कंडीशन ट्रू होती है, बाकी सारी केसेस में हमारा रिजल्ट फॉल्स होता है। और एंड गेट को अलजेब्रिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड गेट का रिजल्ट इनपुट कंडीशन का डॉट प्रोडक्ट होता है, जैसे R इक्वल टू A डॉट बी। चलते हैं अगले गेट पर। अगला जो गेट है वह R गेट है। वही सारी चीजें हैं। यहाँ जो कंडीशन दी गई है, नेम मोहन होना चाहिए या सिटी लखनऊ होना चाहिए। यहाँ दो लॉजिकल कंडीशन को R से जोड़ा गया है, यानी कि इसमें से अगर एक भी ट्रू हो जाएगा तो रिजल्ट हमारा ट्रू हो जाएगा। जब भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और वहाँ R से उसे सेपरेट किया गया होता है, तो दोनों में से आप कोई एक ही प्रश्न करते हैं। तो यहाँ ट्रुथ टेबल से हम समझ लेते हैं, ए कंडीशन यानी कि नाम मोहन नहीं है, दूसरा बी सिटी भी लखनऊ नहीं है, तो रिजल्ट हमारा क्या होगा? फॉल्स होगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ सर्किट डिजाइन की गई है। अगर ए बंद हो गया तो बी बल्ब जल जाएगा, ए खुला है बी बंद हुआ तो भी जल जाएगा, दोनों बंद होंगे तो भी जलेगा, दोनों खुले रहेंगे तभी नहीं जलेगा। तो यहाँ पहली कंडीशन फॉल्स, दूसरी कंडीशन भी फॉल्स, तो रिजल्ट 0। अगर नाम मोहन नहीं है, सिटी लखनऊ है, तो भी रिकॉर्ड लेना है। नाम मोहन हो गया, सिटी लखनऊ नहीं है, तो भी रिजल्ट लेना है। अगर दोनों रिजल्ट ट्रू हो गए तो ऐसे रिकॉर्ड भी लेना है, क्योंकि नाम भी मोहन है और सिटी भी लखनऊ है। तो यहाँ जो इनपुट वेरिएबल्स के आधार पे जो रिजल्ट आ रहा है उसे अलजेब्रिक फॉर्म में हम R इक्वल टू A प्लस बी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और चौथा है 1 प्लस 1 1। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो कंफ्यूजन है, क्योंकि हमने बाइनरी एडिशन में आपको बताया है कि 1 प्लस 1 10 होता है, 0 लिखते हैं और कैरी 1 रखते हैं। लेकिन यहाँ तो आप कह रहे हैं कि 1 प्लस 1 1, तो यहाँ पे तो जो पहली बात कही गई थी वह वायलेट हो रही है। यहाँ पे एडिशन का फार्मूला नहीं लागू हो रहा है, लेकिन इसे हम दूसरे ढंग से समझेंगे। इस ट्रुथ टेबल में जैसे आपसे कहा गया कि आप दो बातें कहिए, आपकी दो बातों में से कोई एक बात सही होनी चाहिए। तो आपने पहली बात सही कही, दूसरी गलत कही, तो एक तो सही कहा। फिर मान लीजिए कि पहली बात गलत कही, दूसरी बात आपने सही कही, तो भी एक बात आपने सही कहा। अगर दोनों बात आप सही कह रहे हैं तो आप सही कह रहे हैं। यहाँ तक, यहाँ थोड़ा सा एडिशन का फार्मूला वायलेट हो रहा है, और यहाँ लॉजिक के आधार पर हमें समझना है कि अगर आप दो बातें सही कह रहे हैं, आपके पास दी गई दो कंडीशन सही है, तो यानी कि आप सही बोल रहे हैं, यानी कि आपका रिजल्ट सही है। तो इस ट्रुथ टेबल में जो हमारा फार्मूला था बाइनरी एडिशन का, वो वायलेट करेगा, और इसे लॉजिक के माध्यम से हम समझेंगे कि दो कंडीशन ट्रू हो गई तो आपका ओवरऑल कंडीशन ट्रू हुआ। अगला लॉजिक गेट है नॉट गेट, जिसे हम इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। यह ऐसा लॉजिक सर्किट होता है जो इनपुट की गई बूलियन वैल्यू को निगेट्स कर देता है, यानी कि 0 देंगे तो 1 कर देगा, 1 इनपुट करेंगे तो 0 कर देगा। इसका डायग्राम ध्यान से देख लीजिए। इसका डायग्राम ट्रायंगुलर होता है और इसके आगे एक सर्किल लगा होता है, और यह ऐसा गेट होता है जो कि एक ही लॉजिक पर अप्लाई होता है, यानी कि एक ही कंडीशन पे अप्लाई होता है। इसके पहले जो हमने दो गेट्स पढ़े थे एंड,
वो दो कंडीशन के बीच में लगा था, वो भी दो कंडीशन के बीच में लगा था। लेकिन यह नॉट एक ऐसा गेट है जो कि एक ही कंडीशन पर अप्लाई होता है, इसलिए हम इसे अनरी गेट कहते हैं। ऐसे ऑपरेटर जो एक ही ऑपरेंड पे अप्लाई होता है उसे हम अनरी बोलते हैं। तो नॉट एक यूनरी गेट है जो कि एक ही कंडीशन पर अप्लाई होता है और उस कंडीशन का रिजल्ट जैसा होगा उसको ये इन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। यहाँ जो सिंबल आप देख रहे हैं ट्रायंगल बना हुआ है और आगे एक सर्किल बना हुआ है, यही सर्किल ही किसी इनपुट वेरिएबल को इन्वर्ट करता है। ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ तो ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल का कोई रोल नहीं है। ट्रायंगल के आगे यह जो सर्किल बना हुआ है यही हमारे इनपुट वेरिएबल की वैल्यू को निगेट्स कर देता है, यानी कि इन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। चूंकि इसमें एक ही कंडीशन है, नेम इक्वल टू मोहन होगा तो नॉट उसे 0 कर देगा, नहीं होगा तो नॉट उसे इन्वर्ट कर देगा, 1 कर देगा। चूंकि एक ही वेरिएबल है तो 2 to the power 1 यानी कि दो कॉम्बिनेशन बनेंगे। ए का मान या तो 0 होगा या 1 होगा। अगर ए का मान 0 होगा तो रिजल्ट 1 आएगा, अगर ए का रिजल्ट 1 होगा तो रिजल्ट 0 आएगा। ये हमारे 3 फंडामेंटल गेट्स है, एंड, आर और नॉट, जिसे हमने ट्रैक टेबल के माध्यम से भी आपको समझाया, ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको समझाया, अलजेब्रा के भी माध्यम से समझाया। हमें इन 3 फंडामेंटल गेट के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को याद रखना होगा। एंड गेट, उसका रिजल्ट होता है आर इक्वल टू ए डॉट बी। दूसरा गेट था आर गेट, आर गेट का रिजल्ट होता है आर इक्वल टू ए प्लस बी। और तीसरा जो फंडामेंटल गेट था हमारा नॉट गेट, इसका एक्सप्रेशन आता है आर इक्वल टू ए इनवर्स। 0 देंगे तो 1, 1 देंगे तो 0। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने 3 फंडामेंटल गेट्स पढ़ा, एंड, आर और नॉट। हमारे बूलियन अलजेब्रा में कुल 8 गेट्स होते हैं, ये हमारे 3 फंडामेंटल गेट्स है। बाकी आने वाले 5 गेट भी इसी पर आधारित होंगे। तो हमें इन 3 फंडामेंटल गेट के सिंबल, ट्रैक टेबल और एक्सप्रेशन को ध्यान में रखना होगा। पहला ए डॉट बी, दूसरा ए प्लस बी, तीसरा ए इनवर्स। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।